नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की गणित को, जिसका हमने एक अध्याय से लेकर के 9 तक के अध्याय सभी समझ लिए हैं। आज हम इसका अगला अध्याय 10वां समझेंगे। तो देखिए इसे और अच्छे से समझिए। यहाँ देखिए ये दिया गया है अध्याय 10 और इस अध्याय 10 में है घातांक और घात। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो संख्या लिखी गई है, संख्या में देखिए पानी की एक बूंद में मान लीजिए इस प्रकार से अणु होते हैं और हम इसको पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत करते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं ना। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, इनको पढ़ने और समझने के लिए हमें जो कठिनाई होती है, संक्रिया करने में कठिनाई होती है, तो इनके लिए ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को पढ़ने के लिए घातांकों का प्रयोग करते हैं। अब घातांक होता क्या है, देखिए घात का जो अंक होता है उसको घातांक कहते हैं और इनको हम बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए संख्या दी गई है 15,625 को हम 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 ऐसे 6 बार लिखेंगे तो हमें 15,625 आएंगे। तो हम सीधा सीधा इतनी बड़ी संख्या ना लिख के, अब देखिए यहाँ पे 5 पर 6 की घात इस प्रकार से मतलब लगा करके बहुत छोटे में लिख सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या, इनको हम बहुत छोटे में लिख सकते हैं। किसके रूप में? घातांक के रूप में। ये हमें यहाँ पे संख्या जो मिल रही हैं, तो इन संख्याओं का हमें यहाँ अध्ययन करना है। चाहे वो संख्याएं हमारी धनात्मक हों, ऋणात्मक हों, कोई भी संख्या हो सकती है, या फिर हमारी कोई चर राशि, कोई भी संख्या इस प्रकार से हम हो सकती हैं। तो इन संख्याओं को हम घात के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 पर 4 की घात थी, इस प्रकार से 16 जो संख्या थी उसको 2 पर 4 की घात के रूप में लिखा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पी पर 3 की घात के लिए पी गुणित पी कितने बार लिखेंगे, है ना। तो जो घात होती है जितने बार आती है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम घातों वाली संख्याओं को आगे देखें तो इसमें इनका गुणनफल भी दिया गया है। तो इनके गुणनफल को हम सीधा गुणा भी करके लिखते हैं और समान घातें होती हैं तो उनके जो घात होते हैं उनको समान आधार वाली संख्याओं में जोड़ करके लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए यही बताया जा रहा है, x पर 2 की घात है, x पर 4 की घात है। अब हम इसको इतने बार गुणा करते हैं तो सीधा सीधा x पर 4 और 2 6 की घात इस प्रकार से लिखी जा सकती है। ठीक है ना। अब चाहे हम उसको जोड़ें या घटाएं, गुणा भाग करें, तो ये सभी इनके अलग अलग तरीके दिए गए हैं। तो यहाँ हम इनको समझेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, आगे भी दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए अब यदि हमें किसी संख्या में भाग देना है, ए पर 5 की घात है, ए पर 2 की घात है, तो सीधा सीधा इसका सूत्र जो है ये बन जाता है। यहाँ पे आगे हम इसके सूत्र देखेंगे घातांक के नियमों के। तो ये देखिए ए पर क्या बन गया, 5 में से 2 घटा दिया। ठीक, तो ये बन जाती है सीधी सीधी। ये घातांक की घात लेना, कैसे घात लेते हैं हम, गुणा करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मानी 2 गुणित ये, यहाँ घातांक के रूप में 2 गुणित 3 के रूप में ये संख्या आ जाती है। आगे देखिए नियम है इसके। तो अब इसको जो है और आगे देखिए, आगे देखते हैं हम। तो ये हमारी इस प्रकार से संख्या बनती जाती हैं और इनके जो घातांक हैं, ये घातांक के जो नियम हैं ये हमें यहाँ पे याद करने के लिए भी हैं कि यदि किसी संख्या पर इस प्रकार से शून्य की घात होती है तो उसका मतलब 1 होता है। और जो हमने कक्षा 7वीं में जो घातांक के नियम जो थे वो हमने यहाँ पे पढ़े भी हैं। तो उन सभी नियमों को हमें यहाँ पर लगाते हुए चलना है। ठीक है ना। यहाँ देखें कुछ और इस प्रकार के गुणांक दिए गए हैं संख्याओं के, तो संख्याओं का हम गुणा करेंगे, संख्याओं का हम भाग करते हैं। तो किस प्रकार से इनको लिखा जाता है ये देखिए, ये सारी चीज़ है, एक बार जरूर आप इनको पढ़ लें। और यहाँ देखिए ये दिए गए हैं घातांक के नियम। तो यहाँ देखें व्यापक रूप में, तो ये सभी नियम हैं, एक बार इनको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें और लिखने के बाद इनको याद रखिएगा। देखिए व्यापक रूप में किन्हीं शून्येतर पूर्णांक ए और बी पूर्णांकों के लिए m और n के लिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर a पर m की घात गुणित a पर n की घात, तो a पर m धन n, ये हमारे जो सूत्र हैं, इन सभी सूत्रों को आप जो है एक बार जरूर याद कर लीजिए। ये सभी दिए गए हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से कोई भी संख्या रहती है तो हमें किस प्रकार से उस संख्या को लिखना है, ये है घातांक के नियम। तो इनको आप लिख लें, क्या है ये, घातांक के नियम। ठीक है ना। इन नियमों को आपको याद करना है। ये सभी नियम हम जब आगे इन प्रश्नों को हल करेंगे तो वहाँ हमारे सभी इनके उपयोग होने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, आगे देखें जो हमारा यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रश्न हैं कि हमारा इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में इनको घातांक के रूप में किस प्रकार से लिखा गया है ना। तो ये संख्या इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी संख्या, जैसे मान लो ये पहली संख्या दी गई थी, उस संख्या को देखिए इतने छोटे रूप में इसको मानक रूप में ये लिख दिया गया है ना। तो इस प्रकार से ये संख्याएं लिखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या के रूप में किस प्रकार से लिखा जाए, यही कहलाते हैं संख्याओं के मानक रूप, है ना। आगे चलिए
अब यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इसके माध्यम से भी हम इन घातांक के नियमों का उपयोग करते हुए यहाँ समझेंगे जो हमारे प्रश्न हमें परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इनको भी देखिए यहाँ पे। तो ये दिया गया प्रश्न एक में है कि ऋण 1 पर 16 की घात है, तो इसका मान क्या होगा। अब चलिए, ऋण 1 का आप कितने बार गुणा करेंगे, 16 का। अब यहाँ पे ऋण है तो हम दो संख्याओं का, जैसे ऋण 1 गुणित ऋण 1 2 बार गुणा करें तो एक धन आ जाएगा। तो हमारा 16 बार है, यानी जब सम संख्याओं के चिन्ह आते हैं तो हमारी संख्या धन में प्राप्त होती है। तो 1 का गुणा 16 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन वह धन होगा या ऋण होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना कि जब हम 2 का गुणा करते हैं दो संख्याओं का ऋण की, तो ऋण ही वो धन ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 16 संख्या है तो 8 बार इनमें धन आ जाएगा, यानी धन ही की संख्या प्राप्त होगी एक। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में दिया, बी वाले ऑप्शन में दिया है, यहाँ हम इसको लिख देंगे। ठीक, आगे देखें प्रश्न दूसरे में दिया गया है कि 2 पर 1 पर शून्य की घात, धन 2 पर शून्य की घात, धन 3 पर शून्य की घात, और कोष्टक लगा करके यहाँ पर भी शून्य की घात लिखी गई है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, 1 पर शून्य की घात इसका मतलब है 1, 2 पर शून्य की घात इसका मतलब भी होगा 1, 3 पर शून्य की घात इसका मतलब भी होगा 1। चलिए ठीक, अब इस पर बाहर से शून्य की घात है तो 1 2 3, 3 पर कितने की घात, शून्य की घात, और इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 1। हम बी के रूप में दिया गया है यहाँ पे, इसको लिख लेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पे गोला है, इन उसी गोलों को भरते जाना कि ये बी वाला है तो बी वाले गोले को यहाँ पे हम क्या करते चलेंगे, भरते चलेंगे। चलिए प्रश्न तीसरा देखिए, प्रश्न तीसरा में दिया गया है, यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ देखो, ये ऋण 3 है, इसको समझ लीजिए। ऋण 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें थोड़े से और छोटे में, यहाँ पे अब आप इसको देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम ऋण 3 लिखे हुए हैं, कितने, ऋण 3, और ऋण 3 पर कितने की घात लगी हुई है, 2 ऋण 6 की घात, यानी 2 में से ऋण 6 को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ देखें ऋण 3 पर कितने की घात बचेगी, ऋण 4 की घात। अब ये ऋण की घात क्या होती है, हमने एक अभी घातांक का नियम सूत्र पढ़ा हुआ है कि यदि मान लीजिए किसी भी संख्या पर, मान लो x पर m की घात है, तो हम इसको 1/x पर m की धन के रूप में घात को लिख देते हैं। ये सूत्र का नियम हमें यहाँ पे करना है। तो ये 1/ऋण 3 पर ये जो ऋण 4 की घात है ये धन की बन जाएगी। तो ये किस में आएगी, हम यहाँ पे देखेंगे और लिख देंगे कि 1/ऋण 3 पर 4 की घात किस ऑप्शन में दी गई, बी वाले में। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और बी वाला यहाँ पे गोला को हम भर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कहाँ से लिख रहे हैं, ये जो हमने घातांक के नियम बताए थे कि इनको याद करना है क्योंकि आगे इनका उपयोग है। ठीक, अब यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया है, इसमें है कि ऋण 3/8 है पर दोनों पर किसकी, ऋण 5 की घात लगी हुई है, ये किसके बराबर है। तो अब यहाँ देखें, जब हमारी ये ऋण की घात होती है तो ऋण की घात जो यहाँ पे दी गई है, पूछा गया है कि ये किसके बराबर है। कहाँ पर ऋण 3/8 लिखा हुआ है, ऐसी संख्या हमें चाहिए जिसमें ऋण आना चाहिए अंदर, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। तो वो घात कहाँ किस पे लगी हुई है, ये किसके बराबर है, ये देखना। तो ये एक बात का ध्यान रखना, इसमें घातांक का हमें नियम लगा देना है कि यदि किसी संख्या पर इस प्रकार से 3 यहाँ पे है 8 है और घात किसकी लगी हुई है, यहाँ पे ऋण 5 की, तो ये हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। हमारा यहाँ पे एक नियम है, हमने अभी देखा था कि यदि कोई संख्या है तो उसके अंश को हर का अंश बदल देते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 8 चाहो तो इसको ऋण 3 ऐसा लिख दीजिए कि ये ऋण 3 है, या 3 लिख करके ये ऋण अंदर हो जाएगा और इस पे किसकी घात लग जाती है, धन के 5 की घात। तो किस में है ये, तो ये हमें दी गई है डी वाले ऑप्शन में, है ना। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और डी वाला हम ऑप्शन यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कहाँ से आता है, क्योंकि हम यदि किसी संख्या पर इस प्रकार से घात होती है तो घातांक के नियम में दिया गया है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे x है पर n की घात है, ठीक है, इस प्रकार से, तो हम इसको अंश में ले जाके अंश का हर का अंश बना देते हैं। या फिर x पर n की घात है तो इसके बटे यदि 1 है तो हम 1/n लिख दें, 1/x पर n लिखें तो ये ऋण की घात इस प्रकार से बन जाती है, अंश का हर का अंश बदलते हुए। या हमने देखा कि यदि x पर ऋण n की घात है तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसके बटे 1 है तो 1 ऊपर चला जाता है और x पर n धन बन जाता है। अंश का हर का अंश में परिवर्तन करते हैं तो जो घात रहती है वो घात क्या होती है, उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना क्योंकि हम ये सूत्र से लिख रहे हैं। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है 5वां प्रश्न, और 5वें प्रश्न में है
3.02 गुणित 10 पर 5 की घात है। 10 पर कितने की घात लगी हुई है? 5 की घात है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको हल कीजिए, इसका सामान्य रूप क्या होगा? यह पूछा गया कि इसका सामान्य रूप क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 3.02 है और यहाँ 10 पर ऋण 5 की घात है। 10 पर ऋण 5 की घात। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 302 और बटे में कितना आएगा? यहाँ पे मिल जाएगा 100 और यहाँ पर देखें 10 पर कितने की घात है? ऋण 5 की घात। तो इसका हो जाएगा गुणित में चाहो तो 1/10 पर यहाँ 5 की घात है तो 5 शून्य आ जाएंगे। यहाँ पर कितने शून्य? 5 शून्य और 2 शून्य, ये कितने शून्य हो जाएंगे? 7 शून्य हो जाएंगे हमारे पास में, 7 शून्य। तो अब हम इसको सही रूप में लिखें संख्या को। तो इसके बाद हमें ऊपर 302 में हम इनका भाग लगाएंगे तो कितने शून्य हैं? उतने संख्याओं बाद हम दशमलव में शून्य लगा देते हैं। तो यहाँ देखें संख्या दी गई, तो हम चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 302 और बटे में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 शून्य है। तो यहाँ पे ऊपर हम गिनती करेंगे कि 1 2 3 और बाकी की क्या करेंगे? हम इसमें शून्य रख देंगे, ठीक है। 3 यह हो जाए, 4 5 6 और ये 7, यहाँ दशमलव लगेगा, आगे शून्य। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 0.00000302। ये किस में दिया गया है? ये सी वाले ऑप्शन में दिया गया है और सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठवां दिया है। अब यहाँ देखिए प्रश्न छठवां, मान ज्ञात कीजिए 4 पर ऋण 3 की घात। 4 पर ऋण 3 की घात है तो क्या करेंगे? 1/4 पर 3 की घात और इसको 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। 1/4 1/4 1/4 और 4 चौके 16 16 चौके 64 1/64, ये उसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/3 पर भी ऋण 4 की घात है ना, तो इसको 3 पर धन 4 की घात हो जाएगी, बदल देंगे 3 पर 4 की घात हो जाएगी। ये संख्या पलट जाती है, धन का चिन्ह बन जाता है। चलिए 3 का 4 बार गुणा कर दीजिए और उत्तर में लिख दीजिए 81। 3 3 9 30 27 30 81, ठीक है। प्रश्न 7वां देखें इसका। यहाँ देखें प्रश्न 7वें में दिया गया है कि सरल कीजिए और उत्तर की धनात्मक घातांक के रूप में उत्तर को लिखना है। तो धनात्मक घात के रूप में लिखना, चाहे वो ऊपर हो, अंश में हो या हर में हो। तो यहाँ देखें ऋण 2 पर 7 की घात है और गुणित ऋण 2 पर 10 की घात है। तो यहाँ आधार समान है। तो यहाँ देखेंगे जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ ऋण 2 यहाँ पर हैं, यहाँ 7 की घात है, यहाँ ऋण 10 की घात है, दोनों को मिला के लिखेंगे तो 7 ऋण 10 लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ से होता है? ये हम यहाँ चाहें तो सूत्र को लिख भी सकते हैं कि यदि इस प्रकार की हमारी किसी संख्या पर m और गुणित में a पर n की घात होती है तो सूत्र भी आप लिख सकते हैं कि a पर m धन n से, ठीक। इस सूत्र को यहाँ पे लिख दीजिए और ये आ जाएगा हमारा ऋण 2 पर 7 ऋण 10 की घात और इसको 10 7 में से घटाएंगे या 10 में से 7 घटा देंगे तो बड़ी संख्या ऋण की बचेंगी, जो संख्या बचेगी 3। तो यहाँ पे ऋण 3 लिखा जाएगा। ऋण 2 पर ऋण 3 की घात है। अब इसको किसके रूप में लिखना? हमें यहाँ लिखा था कि धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, लेकिन घातांक को ज्यों का त्यों लिखना। तो ये आ जाएगी हमारी यहाँ पे संख्या 1/ऋण 2 पर धन 3 की घात, बस ये हो जाएगा। यहाँ पर देखें बी वाले में भी इसी प्रकार से करना। 5 पर 3 की घात है, 5 पर 7 की घात है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाग में यदि रहते, यहाँ पर हमारी ये संख्या गुणा में थी, यहाँ पर भाग में है तो m भागित n ये होता है a पर n की घात। तो बराबर में क्या मिलता है? यहाँ पर ये है संख्या तो ये m ऋण n ऐसा लिखा जाएगा इसको। ये हमारा घातांक का नियम है। तो यहाँ पर सीधे 7 में से 3 में से 7 को घटा के लिख देंगे, आधार इनके समान है, a है। तो 5 पर 3 ऋण 7 आ जाएगा, यानी बराबर में कितना मिलेगा? 5 पर ऋण 4 की घात। अब इसको धनात्मक संख्या के रूप में तो 1/5 पर 4 की घात, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक। चलिए प्रश्न 8वां देखिए। 8वें प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें संख्या के मानक रूप में व्यक्त करना है इनको, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ देखिए ये लिखे 6872 लिखे हुए। तो मानक रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं? यानी एक अंक बाद दशमलव लगा दिया जाता है। तो एक अंक बाद दशमलव लगाने के लिए किस प्रकार से चलेंगे? यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे गुणित का यानी गुणा करके 1000 लिख देंगे, यानी 3 शून्य लिख देंगे। जितने अंक आप बाएं तरफ चलोगे उतना हमें उतने का गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। ये कैसे आता है वो हमने यहाँ पर पूर्ण रूप से समझाया है कि मान लीजिए 6872 है तो 1000
1000 का भाग दीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दशमलव के रूप में 1 2 3, ये नीचे वाले जो 1000 हैं ये खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 6.872, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका बन जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 10 पर 3 की घात, तो ये आ जाएगी 10 पर 3 की घात, और इस 1000 का भाग लगा दिया, तो यही लिखा हुआ है ये 6872 ये संख्या, लेकिन इसको हम इस प्रकार से मानक रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे 27,300 लिखा, ये 27,300 लिखेंगे, हमें अब कहाँ चलना पड़ेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है, यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो इसमें हम 1000 वो 10,000 का गुणा करेंगे, 10,000 से भाग दे देंगे, ठीक। हमें 4 शून्य वाली संख्या चाहिए, तो 4 शून्य वाली 10,000 होती है, ठीक है ना। तो हम 10,000 से भाग 10,000 से गुणा इस प्रकार से दिखा देंगे, और इसके बाद में इसको यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ दशमलव आएगा, नीचे वाले ये जो 10,000 लिखे ये खत्म हो जाएंगे, और ये बचेंगे 10,000। इस 10,000 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 10 पर 4 की घात, बस ये उत्तर के रूप में इस प्रकार से लिख दीजिए 2.73, और बाकी के शून्य ये इस पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्योंकि दशमलव के बाद के शून्य जो हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, तो ये शून्य शून्य जो थे चाहो तो लिख सकते, नहीं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए इनको हमने नहीं लिखा है, ठीक। दशमलव के बाद के शून्य नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया, सरल कीजिए। यहाँ पर 2 पर ऋण 3 की घात गुणित 4 पर ऋण 1 की घात है, भागित है 2 पर 6 की घात का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 पर ऋण 3 की घात, 4 पर ऋण 1 की घात है, और भाग में लिखा हुआ है 2 पर 6 की घात। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें बदलना बस है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखिए 2 पर ऋण 3 की घात, 4 पर ऋण 1 की घात है, तो इसको आप किस प्रकार से लिख लेंगे, 4 के लिए 4 हमारे होते हैं, तो 4 बराबर 2 गुणित 2, यानी 2 पर कितने की घात आ जाती है, 2 पर 2 की घात आ जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 पर 2 की घात बन जाएगी, तो इस 4 पर ऋण 1 की घात को कितनी हो जाएगी, 4 पर ऋण 2 की घात, तो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। 2 पर ऋण 3 की घात यहाँ आ जाएगी 4 की जगह 1 की घात की जगह 2 पर ऋण 2 की घात, भागित 2 पर 6 की घात, ये ज्यों की त्यों लिखी है यहाँ पर। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ऋण 3 और ऋण 2, ठीक है ना, ऋण 5 हो जाएंगे, तो इनको यहाँ जोड़ के लिखा है, ऋण 3 और धन ऋण 2 को जोड़ना है, और भाग की संख्या जो रहती है उसका आधार समान है, तो उसको हम घटा के यानी ऋण के रूप में लिखते हैं, तो ऋण 6 हो जाएगा, यानी 2 पर ये सब घातें लिखी हुई हैं, ऋण 2 यहाँ पर, ये ऋण 3 ऋण 2 और ऋण 6 ये हमारी घातों के रूप में लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इस 6 को घटाएंगे, तो देखिए 3 और 2 5, किसके होंगे, ऋण के। ऋण के 5 में ऋण के 6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ऋण के 11 हो जाएंगे, क्योंकि ऋण की संख्या है तो जोड़ी जाएंगी, है ना। तो इसको हम जोड़ते हैं, तो हमारा 2 पर कितना आ जाएगा, ऋण 11 की घात, और ऋण की 11 की घात है, इसको बटे में लिखेंगे, 1 बटे 2 पर 11 की घात, और 2 पर 11 की घात को हम 11 बार 2 का गुणा करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 2048। इस प्रकार से हम संख्या को लिखेंगे। यहाँ हम नियम भी लिख देना, जिस नियम का उपयोग किया है उसका यहाँ पे घातांक के नियम के जोड़ का उपयोग किया ये लिखेंगे, और भाग का उपयोग किया तो ये ऋण के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ हमें नियम भी लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न 10वां, तो प्रश्न 10वें को समझिए। यहाँ पर भी इसमें दिया गया है कि 0 पर 2 पर शून्य की घात, ये शून्य की घात वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर भी ज्यों का त्यों जैसा हम समझते आ रहे हैं शून्य की घात के नियम से, तो इसको देखें कि 2 पर शून्य की घात है, और धन 3 पर ऋण 1 की घात है, तो यहाँ पर देखिए ज्यों का त्यों उतारते हुए, इसका मतलब 2 पर शून्य की घात का मतलब तो 1 होगा, और 3 पर ऋण 1 की घात, इसको 1/3 लिखा जाएगा, और यहाँ 2 की घात है 3 पर, तो 3 गुणे 3 2 बार लिख देंगे, ठीक है, ये लिख दिया। चलिए अब इसको हल करिए, तो 1 धन 1/3, इसको हल करेंगे तो यहाँ 3 पहुँच जाएंगे, धन 1 3 धन 1, और लघुत्तम 3 ही आएगा 3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 तिरका 9, तो ये 9 मिल जाएंगे, 3 और 1 4, 4/3 गुणित 9, ठीक है ना। अब इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 4 गुणे 3 मिल जाएगा, तो 4 गुणे 3 बराबर 12, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 11वां देखिए, प्रश्न 11वां में दिया गया है, ये कोष्टक देखें, तो ये कोष्टक जहाँ पे सर्पाकार कोष्टक बना है, 1/5 पर ऋण 2 की घात, ऋण 1/2 पर ऋण 3 की घात, और यहाँ भागित लिखा हुआ है 1/3 पर ऋण 2 की घात, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग हैं आधार, 1/5 1/2 1/3 सभी अलग अलग हैं, और हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले तो ये ऋण 2 की घात, ऋण 3 की घात, ऋण 2 की घात, इनको धनात्मक घात में परिवर्तन कर देना। चलिए यहाँ देखिए, ये हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद
अब इसको आगे देखिए किस प्रकार से हमें इसको धन के रूप में परिवर्तन करना है। तो ये देखिए 5 को 1/5 को हम 5 कर देंगे, 5 पर धन 2 की घात बन जाएगी, ये लिख दिया। इसी प्रकार से 1/2 पर 3 की घात है तो हम इसको सीधे 2 पर 3 की घात लिख देंगे, तो ये धनात्मक संख्या धनात्मक रूप में परिवर्तन हो जाएगी। 3 पर ऋण 2 की घात है तो 3/1 यानी 3 पर ये धन 2 की घात हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर ऋण लिखा हुआ है, धन की घात लिख लीजिए, ये धन की घात हो जाएगी। ठीक है ना, ये धोखे से ऋण लग गया है, यहाँ पर भी 3 यानी 3 पर धन 2 की घात है। चलिए, अब यहाँ 5 का वर्ग है तो 5 पर 2 की घात है तो 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणित 5 यानी 25। ठीक है, ये 25, यहाँ हमने 25 लिख लिया। अब 2 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेंगे, ये 8 मिल गए। और 3 का 2 बार गुणा 3 तिरका 9 मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 25 में से 8 घटाएं 17 मिलेंगे और 17 भागित 9। अब यह भाग की संख्या है तो गुणा के रूप में नीचे चली जाएगी। ठीक है ना, तो हम क्या लिखते हैं इसको, जैसे 17 भागित में 9 है तो इसको हम गुणा 1/9 आ जाता है। ठीक है, तो 17/9 हो जाएगी, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, ये आंसर के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न 12वां देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 12वां, इसमें दिया गया कि मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में हमने पहले बताया किस प्रकार से व्यक्त करना है। कोई भी संख्या रहती है तो संख्या के यानी एक अंक के बाद दशमलव लगता है। तो यहाँ देखें 0.000078 ये लिखी गई संख्या है। ठीक है, तो हम कहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 7 की यहाँ दशमलव लगाना है हमें। तो यहाँ दशमलव लगाने के लिए हमें कितने अंक है दाएं तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है ना, दाएं तरफ चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, नीचे उतने शून्य बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए 7.8 लिख देंगे यहाँ पर। ये देखें, ये संख्या लिखी और बराबर में 7.8 आ जाएगा और नीचे हमें कितने मतलब अंक हमें दाएं तरफ चलना है, उतने हम शून्य रखेंगे। तो कितने अंक चलना, 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 1 लिख करके 6 शून्य यहाँ पर रख देंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ठीक है ना, अब देखें ये 7.8 हमारी संख्या बन चुकी है। यहाँ पे हमारे कितने शून्य हैं, 6 शून्य हैं, तो 10 पर कितने की घात आएगी, 6 की घात आ जाएगी। तो यहाँ लिख दिया हम 10 पर 6 की घात। अब इसको अंश में ले जाएंगे तो ये जो धन की घात है ये ऋण की घात बन जाएगी। तो 7.8 गुणित 10 पर ऋण 6 की घात, बस ये होगा इसका मानक रूप और यही कहलाएगा उत्तर। बिल्कुल उसी प्रकार से ये बी वाले प्रश्न को भी हमें लिख देना है। तो हम देखिए यहाँ पर संख्या लिखी है 0.00000637 यानी 6 3 7, ये संख्या लिखी गई है। तो हमें कहाँ दशमलव लगाना है, यहाँ 6 के बाद दशमलव लगेगा। तो कितने अंक हमें दशमलव को दाएं तरफ ले जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, नीचे 5 शून्य वाली संख्या लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 6.37 ये आ जाएगी और नीचे यहाँ पे देखें तो हम 1 2 3 4 5 5 अंकों वाली 5 शून्यों वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे। और 5 शून्य का मतलब है 10 पर 5 की घात, ये 10 पर 5 की घात और इसको अंश में ले जाएंगे क्योंकि धन की है तो ये संख्या 10 पर ऋण 5 की घात हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणित में 10 पर ऋण 5 की घात, तो हो जाएगा 6.37 गुणित 10 पर ऋण 5 की घात। ये कहलाएगा इस संख्या का मानक रूप। बस इसको उत्तर के रूप में लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13वां देखिए, सरल कीजिए लिखा हुआ है। 25 गुणित टी पर ऋण 4 की घात, 5 पर ऋण 3 की घात गुणित 10 गुणित टी पर ऋण 8 की घात। और यहाँ पे लिखा है कि टी नॉट इक्वल टू 0 यानी टी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखा रहने दीजिए, टी का मान शून्य नहीं है, बस ठीक हो गया। हमें यहाँ आगे देखना है, प्रश्न जैसे हल करते आ रहे वैसे ही करना। 25 गुणित टी पर ऋण 4 की घात, और ये हम इस संख्या को यहाँ उतार लें और बराबर में देखिए किस प्रकार से हमें लिखना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये लिखिए 25 और ये देखिए बटे में 5 पर ऋण 3 की घात है तो ये अंश में जाएगी धन की होने के लिए। तो ऊपर हमने 25 गुणित 5 पर ऋण 3 की घात लिखा और यहाँ पर देखिए 10 है, नीचे 10 आ जाएंगे तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे नीचे, ज्यों के त्यों जो हमारे यहाँ पे 10 लिखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर टी पर कितने की घात है, ऋण 8 की घात है, और ऊपर देखें तो टी पर ऋण 4 की घात है ना। तो इस टी पर ऋण 4 की घात में से इस जो टी है ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऋण की घात धन की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी पर ऋण 4 धन 8 की घात। चाहो तो इसको ऐसा गुणा के रूप में यहाँ पे लिख दीजिए, टी पर ऋण 4 धन 8 की घात। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब 8 में से ऋण 4 को घटा देंगे तो टी पर कितनी घात आ जाएगी, यहाँ पर धन 4 की घात। और यहाँ पे देखें जो 25 लिखे हुए हैं, इस 25 है को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें आगे तो हम इसको हमने काट दिया है
कैसा, 5 दूनी 10 है और 5 को 25 से काटे, 25 को 5 से काट दिया, 5 25, तो 5 गुणित 5 पर 3 की घात ये लिख दिया, 5 गुणित 5 पर 3 की घात, और बटे में क्या बचेगा 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे और टी पर 4 की घात। ठीक, अब यहाँ पर देखें 5 पर यहाँ कितने की घात है, यहाँ 1 की घात है, तो 5 पर 3 और 1 4 की घात होगी। अब हम या 5 का हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा और करके 5 गुणित 5 गुणित 5 ये 4 बार आ जाएगा। ठीक, 5 गुणित 5 गुणित 5 सीधा हमें यहाँ उत्तर के रूप में लिखना। तो 5 का 5 में 25, 25 का 5 में 125, 125 का फिर 5 में गुणा करेंगे तो 625 हो हमारा, 625 बटे 2 और टी पर 4 की घात, ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सरल करके इस प्रकार से हमें संख्या को हल करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न 14, इसमें है कि x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें संख्या दी गई है कि 5 पर 2x धन 1 की घात भागित 25 और बराबर में लिखा है 125। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए जो हमें यहाँ पे संख्या दी गई है, इन सभी संख्याओं को यहाँ 25 है, यहाँ 125 है, इनको घातांक के रूप में बदल दीजिए। तो 25 है यानी 5 गुणित 5 यानी 5 पर 2 की घात आ जाएगी, और 125 के इस प्रकार से गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 5 गुणित 5 गुणित 5 यानी कितना हो जाएगा, ये 5 पर 3 की घात। ठीक है ना। इनको इस प्रकार से निकाल के यहाँ पे फिर से लिख लें, ज्यों की त्यों संख्या लिखे हैं। 25 की जगह यहाँ पर 5 का वर्ग आ जाएगा, 125 यानी 5 पर 3 की घात, ये 105 पर 3 की घात, ये बराबर में कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर जब भाग की संख्या रहती है, ठीक है ना, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 2x धन 1 और ये जो 2 हैं यहाँ पे ऋण 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आधार इसके समान होते हैं, आधार आधार 5 5 दिए, यहाँ भी 5 दिया गया है, बराबर में है। तो आगे देखिए इसको, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2x धन 1 ऋण 2, तो यहाँ 1 में से ऋण 2 को घटाएंगे तो ऋण 1 मिलेगा, 2x ऋण 1 बन जाएगा, 5 पर 2x ऋण 1 की घात हो जाएगी, और बराबर में 5 पर 3 की घात, ये ज्यों की त्यों। अब देखें यदि बराबर में हमें संख्या इस प्रकार की मिलती है कि आधार समान है, इस प्रकार से 5 5 हैं, तो घातें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि आधार समान हैं तो घातें बराबर होती हैं, यानी 2x ऋण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो हमने यहाँ लिख दिया है, 5 5 को छोड़ दिया है। ये नियम है कि आधार समान होने पर घातें बराबर होती हैं, तो यहाँ जाएगा 2x ऋण 1 बराबर 3, यहाँ लिख भी दिया, आधार समान है घातें बराबर होंगी। ठीक, यहाँ पर देखें अब ऋण 1 का पक्षांतर कर दीजिए, 3 के साथ इस तरफ आके जुड़ जाएगा 1, तो 3 और 1 4, यानी 2x बराबर हमने सीधा 4 लिख दिया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 बटे 2। यहाँ पे देखो x बराबर 4 बटे 2, काट दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा उत्तर 2, बस ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 15वां देखिए इसी प्रकार से, यहाँ देखिए प्रश्न 15वां दिया गया है कि कक्षा 8वीं की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 मिलीमीटर है और एक कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। कागज की मोटाई से गणित की मोटाई की तुलना कीजिए। किससे, कागज की जो मोटाई है उससे गणित की मोटाई कितनी अधिक है, इसकी तुलना करना है। तो अधिक कैसे निकालेंगे हम, गणित की पुस्तक की जो मोटाई है उसमें से कागज की मोटाई को घटा देंगे। लेकिन यहाँ देखें तो ये जो कागज की मोटाई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, और पुस्तक की गणित की मोटाई किस में दी है, मिलीमीटर में दी। तो पहले तो इसके मिलीमीटर के सेंटीमीटर बना लीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि पुस्तक की मोटाई बराबर 20 मिलीमीटर है। 20 मिलीमीटर के सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग लगा देंगे, तो 20 बटे 10 बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हम जानते हैं वैसे तो सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर। तो 20 मिलीमीटर में 2 सेंटीमीटर, बस बदल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुस्तक की मोटाई आ गई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में से 0.0016 को घटाना है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से घटाएंगे, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ लिख देंगे तुलना, 2 ऋण 0.0016। अब 2 में से इसको घटाना, तो कैसे घटाएंगे, जब यहाँ पे 2 अकेले हमारे पास दशमलव इसमें नहीं है, तो आगे हम दशमलव लगा करके जितने शून्यों की आवश्यकता होती है उतने हम शून्य रख लेते हैं। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 कितना लिखेंगे, 0.0016। चलिए इसको घटाइए, और यहाँ पर 0 में से 6 नहीं घटेंगे तो 10 मानेंगे, 0 के माने 10, 10 में से 6 जाएंगी 4, यहाँ पे हासिल जोड़ते हुए 0 के माने 10, 10 में से 1 और 1 2, हासिल जाएंगी तो 8 मिलेंगे, यहाँ पे यहाँ हासिल आ जाती है। 0 के माने 10, 10 में से 1 जाएगी 9, यहाँ पर भी हासिल माने थी। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मानेंगे। 0 के माने 10, 10 में से 1 जाएगी 9, और यहाँ हासिल 2 में से 1 जाएगी 1, 1.9984, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये जो संख्या आएगी,
यहाँ पे लिखेंगे 1.9984 सेंटीमीटर पुस्तक की मोटाई कागज की मोटाई से अधिक है। ये हमारा उत्तर होगा। यही हमारी तुलना है कि कागज की मोटाई से गणित की मोटाई कितनी अधिक है। तो 1.9984 सेंटीमीटर पुस्तक की मोटाई अधिक है। किससे? कागज से। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 15 तक के जो प्रश्न दिए गए थे, यदि आपको कहीं डाउट लगता है, समझ में नहीं आए हैं, तो नीचे देखिए कमेंट्स बॉक्स लिखा रहता है। कमेंट्स लिखा है यहाँ पे COMMENTS कमेंट्स, यहाँ पर क्लिक करें और मैसेज खुलेगा और कमेंट्स लिख करके भेजें। ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलिए, जिससे कि ये सभी वीडियो आप जैसे ही अपना चैनल पर सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। नहीं तो हमारी वीडियो बहुत नीचे रहेगी, आप नहीं देख पाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है, तो इसे भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।